हेलो बच्चों, मैं दीपक सिंह, मास्टर्स स्टूडेंट ऑफ आईआईटी कानपुर। हम इस डेमो वीडियो में फर्स्ट चैप्टर है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, उसमें हमें पढ़ाया जाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो हम वो देखने वाले हैं कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कैसे जाते हैं। मेनली जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आपको पढ़ाए जाते हैं वो दो तरीके के पढ़ाए जाते हैं, SN1 एंड SN2। और भी होते हैं, SNIR करके होता है, SNI होता है। तो हम यहाँ पे जो फोकस करेंगे अभी हम SN1 पे करेंगे। बोथ SN1 एंड SN2 का एक ब्रीफ आइडिया दे सकता हूँ। ये SN1 और SN2। SN1 क्या होता है? तो इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। वन का मतलब ये होता है यहाँ पे कि ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, सेम इसी तरीके से जैसे SN1 है, SN2 क्या होगा? तो SN2 आपका होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक। अब जैसे यहाँ पे यूनिमोलिकुलर रिएक्शन था, यहाँ पे हमारा होता है बाईमोलिकुलर रिएक्शन, बाईमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, यूनिमोलिकुलर और बाईमोलिकुलर, इसका मतलब क्या है? तो उससे पहले शॉर्ट में यहीं पे ये लिख लेते हैं कि अगर यूनिमोलिकुलर है तो ये फर्स्ट ऑर्डर से जाएगा। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा आगे मैं समझाऊंगा कि यूनिमोलिकुलर और बाईमोलिकुलर का क्या मतलब होता है। बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है, यहाँ पे यूनिमोलिकुलर है तो फर्स्ट ऑर्डर होगा, और ये बाईमोलिकुलर है तो ये सेकेंड ऑर्डर होगा, सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, अब हम एक एक करके चर्चा करेंगे, जैसे SN1 और SN2। पहला है आपका SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन किस टाइप के होते हैं? तो एक आपका रिएक्टेंट होगा, लेट सपोज हमने कोई अल्काइल हैलाइड लिया और उसके साथ एक न्यूक्लियोफाइल आएगा जो कि अटैक करने वाला है। इसमें जो RX अल्काइल हैलाइड है ये पहले कार्बोकैटायन फॉर्म करता है इंटरमीडिएट, उसके बाद हमें प्रोडक्ट देता है। तो देखो, जो पहला स्टेप होता है वो रिवर्सिबल नेचर का होता है। सबसे पहले यहाँ पे R पॉजिटिव कैटायन बनता है और यहाँ पे X माइनस बनता है यहाँ पे, और फिर नेक्स्ट स्टेप में आपका जो न्यूक्लियोफाइल होता है, जो आपका न्यूक्लियोफाइल होता है वो आके इस पे अटैक करता है। तो ये आपका बनता है R न्यूक्लियोफाइल, और जैसे आपका X माइनस था वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब हम इसे SN1 क्यों बोल रहे हैं? तो उसका रीजन ये है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो केवल इस स्टेप पे डिपेंड करता है। जितना जल्दी कार्बोकैटायन फॉर्म होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज़्यादा होगा। यानी कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है इस पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करता, इसलिए हम कहते हैं कि ये एक SN1 रिएक्शन है। ये आपका कार्बोकैटायन का जो फॉर्मेशन होता है वो स्लो होता है, तो इसे हम कहते हैं स्लोवेस्ट स्टेप। और यही RDS है। RDS का मतलब क्या होता है? RDS का मतलब होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में आपका कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ, सेकेंड स्टेप में आपका न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ। ठीक, तो ये दो स्टेप दिख रहे हैं,
तो इसका मतलब कि फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक का अटैक, तो ये 2 स्टेप का रिएक्शन है। तो ये आपका स्टेप 1 है, स्टेप 1, और ये है आपका स्टेप 2। ठीक, तो जो SN1 रिएक्शन होता है वो 2 स्टेप में जाता है। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन, सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक। फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप होता है, और जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है, अगर मल्टी स्टेप का रिएक्शन है तो वो रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करता है। अगर मान लो यहाँ से 3-4 स्टेप का भी हो, तब भी किसी भी रिएक्शन में, यहाँ पे नहीं, कोई और रिएक्शन में अगर 3-4 स्टेप का भी रिएक्शन हो, तो जो स्लो स्टेप होगा वही रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करेगा। तो ये हमारा स्लोवेस्ट स्टेप है। अब हम देखेंगे कुछ, अगर कोई एग्जाम्पल ले, लेट सपोज CH3Br लिया हमने, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में, अच्छा यहाँ पे अगर आपको सॉल्वेंट बताना हो कि इस रिएक्शंस में, SN1 टाइप के रिएक्शन में हम किस टाइप का सॉल्वेंट यूज करते हैं, तो जो सॉल्वेंट हम यूज करते हैं वो होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। क्या यूज करते हैं? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक, कौन कौन से? जैसे आपका वाटर ले सकते हो, आप एसिटिक एसिड ले सकते हो, एसिटिक एसिड, या आप एल्कोहल ले सकते हो, एल्कोहल्स, मेथनॉल, इथेनॉल, ब्यूटेनॉल, इस टाइप के सॉल्वेंट यूज किए जाते हैं। ठीक, हाँ, तो हम ये देख रहे थे कि इस टाइप का अगर रिएक्शन दे रखा है तो कैसे डिटरमाइन होगा कि SN1 से जाएगा या नहीं जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसे बना के देखते हैं। तो अगर इसका कार्बोकैटायन फॉर्म करोगे तो यहाँ बनेगा CH3 पॉजिटिव और Br नेगेटिव। अब हमने आपको बताया पीछे वाले स्लाइड में कि ये RDS होता है, मतलब कि स्लो स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है RDS। तो कार्बोकैटायन का जो फॉर्मेशन है वही रेट को डिटरमाइन करेगा कि आपका जो रिएक्शन है वो आगे जाएगा फॉरवर्ड में या नहीं जाएगा। अब जब कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन ही डिपेंड करने वाला है, तो कार्बोकैटायन को हम देखेंगे कि वो स्टेबल बन रहा कि नहीं। यदि कार्बोकैटायन स्टेबल बनेगा फिर तो कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, यदि कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं बनेगा तो फिर कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं होगा। तो वो जो 1 डिग्री कार्बोकैटायन होता है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन, वो अनस्टेबल होता है, वो आपका अनस्टेबल होता है। 2 कंडीशन होते हैं जब ये स्टेबल होता है। वो कब? तो जब यदि 1 डिग्री कार्बोकैटायन या तो बेंजाइलिक हो या अलाइलिक पोजीशन पे हो, कुछ इस तरीके से। ये अलाइलिक कार्बोकैटायन, ये एक्सेप्शन में लिख रहा हूं, एक्सेप्शन, क्योंकि 1 डिग्री में और कहीं नहीं जाता। यहां पे आपको ध्यान रखना है कि अगर 1 डिग्री अलाइलिक पे आ रहा या बेंजाइलिक आ रहा, बेंजाइलिक मतलब बेंजीन के जस्ट बगल वाला कार्बन जो होता है उसे हम बेंजाइलिक बोलते हैं, और कोई अगर डबल बॉन्ड अल्कीन दे रखा है तो उसके जस्ट बगल वाला जो कार्बन होता है वो अलाइलिक कार्बन होता है। तो ये अलाइलिक कार्बन हुआ, ये बेंजाइलिक कार्बन हुआ। अलाइलिक कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसे हम अलाइलिक कैटायन बोलते हैं, अलाइलिक कार्बोकैटायन, और बेंजीन के जस्ट बगल वाले यानी कि बेंजाइलिक कार्बन पे जो कैटायन है उसे हम बेंजाइलिक कार्बोकैटायन बोलते हैं। तो ये दोनों स्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों रेजोनेंस में है। तो जब भी कार्बोकैटायन रेजोनेंस में हो उस केस में 1 डिग्री या 2 डिग्री हो तब भी वो SN1 से जा सकता है। बट यदि वो 1 डिग्री है और कहीं से मीजोमेरिक इफेक्ट भी लगता है, जैसे कुछ मीजोमेरिक इफेक्ट वाले ऐसे होते हैं, ऐसे मान लो CH2 पॉजिटिव और यहाँ पे OH या NH2 लिख लेते हैं। अब ये भी 1 डिग्री है तो क्या ये जाएगा कि नहीं? तो हाँ, ये भी जाएगा। ये कैसे जाएगा? तो ये जाएगा ऐसे मीजोमेरिक इफेक्ट के कारण ये लोन पेयर इस वैकेंट p ऑर्बिटल जो बनेगा,
यहाँ पे जो कार्बोकैटायन होगा ये वैकेंट p होगा ना, वैकेंट p ऑर्बिटल। तो ये वैकेंट p ऑर्बिटल के साथ इसका लोन पेयर ओवरलैप करेगा और इसे स्टेबलाइज करेगा। तो या तो रेजोनेंस में हो इनके जैसा, या मेसोमेरिक इफेक्ट से स्टेबलाइज हो रहा हो, तब 1 डिग्री आपका SN1 से जा सकता है। ठीक, अदरवाइज जैसे ये रिएक्शन अगर आपको कोई बोले कि क्या CH3Br SN1 से जाएगा, तो नहीं जाएगा, ये 1 डिग्री अनस्टेबल है, कोई से कार्बोकैटायन को स्टेबल करने वाला नहीं है। तो यही जब स्टेप नहीं होगा तो इसके आगे न्यूक्लियोफाइल का अटैक तो होने पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये बन ही नहीं रहा। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। जैसा कि हमने पीछे देखा कि यदि कार्बोकैटायन स्टेबल होगा तब तो रिएक्शन SN1 के थ्रू जाएगा, यदि कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं होगा तो फिर रिएक्शन SN1 के थ्रू नहीं जाएगा, वो SN2 के थ्रू जाएगा। ठीक, SN2 में आगे चर्चा करेंगे। SN2 में डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, जबकि SN1 में कार्बोकैटायन फॉर्म होके तब न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है। तो ये SN1 रिएक्शन जब भी आप करोगे तो ये आपको जानना जरूरी रहेगा कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन ही डिफाइन करेगा कि रिएक्शन जाएगा या नहीं जाएगा, या दो में कंपैरिजन करना हो। लेट सपोज कि किस में SN1 ज़्यादा होगा, किस में SN1 कम होगा, तो वहाँ पे भी यही डिपेंड करेगा कि कहाँ पे कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल बन रहा। जहाँ पे कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल बनेगा उसका रेट ऑफ SN1 रिएक्शन ज़्यादा होगा। जैसे अगर मान लो एग्जाम्पल दिया कुछ इस तरीके से हो, CH3 CH2 CH3 और ये एक Br, दूसरा आपका हमने दिया CH3C CH3 CH3 Br। अब इन दोनों में अगर हमें बताना हो कि इन दोनों में रेट ऑफ रिएक्शन SN1 का कहाँ पे ज़्यादा होगा, तो जब भी अगर SN1 का रिएक्शन अगर आपको पूछा जाए कि किस में ज़्यादा होगा, तो सिंपली आपको हैलाइड को हटाना है या जो भी लिविंग ग्रुप है उसे हटाना है, वहाँ पे कार्बोकैटायन बनाना है और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी चेक करनी है। जिसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा वो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कार्बोकैटायन बनाएंगे CH CH3, यहाँ पॉजिटिव चार्ज बना और सेम यही काम हम यहाँ पे भी करेंगे CH3 C CH3 CH3 और यहाँ। ठीक है, अब हम दोनों में कंपेयर करेंगे कि कार्बोकैटायन किस में ज़्यादा स्टेबल है। ठीक, यहाँ पे फिर आपका आता है GOC का कॉन्सेप्ट। यदि आपने GOC अच्छे से पढ़ा है तो आप दोनों को आसानी से कंपेयर कर लोगे, नहीं पढ़ा है तो फिर आपको GOC पढ़ना पड़ेगा। GOC में हम कैसे डिफाइन करते हैं कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, तो इन दोनों में अगर बताना हो तो ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। क्यों? क्योंकि इस कार्बन से जो कार्बन जुड़े हुए हैं 3 कार्बन, इस कार्बन से एक कार्बन इधर, एक इधर, एक इधर, तो 3 कार्बन जुड़े हैं, तो ये 3 डिग्री कैटायन है, 3 डिग्री कैटायन। और या इसे टर्सरी कैटायन भी बोलते हैं। यहां पे ये कार्बन इधर एक कार्बन से जुड़ा है, इधर एक कार्बन से जुड़ा है, तो यानी 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये सेकेंडरी या 2 डिग्री कैटायन है। 3 डिग्री कैटायन और 2 डिग्री कैटायन में 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू 2 डिग्री। अब ये क्यों होता है, उसका रीजन क्या है? तो कैटायन की स्टेबिलिटी देखने के लिए अगर रेजोनेंस या मेसोमेरिक अवेलेबल ना हो तो हम देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन से। इसमें और इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन से हम देखते हैं कि स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा। अगर हम लिख रहे हैं कि टर्सरी वाला ज़्यादा है तो क्यों ज़्यादा है, उसको देखो हम कैसे देखते हैं। तो ये CH3 हो गया, ये आपका CH हो गया, CH3, और ये हुआ पॉजिटिव चार्ज। दूसरा हमारा था C, इधर आपका CH3, CH3 और इधर भी CH3 और ये कैटायन। ठीक है, दोनों में अगर हमें कंपेयर करना हो
तो इस कटायन के जस्ट बगल में ये कार्बन है, ये कार्बन, 2 कार्बन है। जस्ट जब कटायन के जस्ट जो बगल वाला कार्बन होता है, एडजेसेंट पोजीशन बोलते हैं उसको, अगर वो कार्बन पे जो हाइड्रोजन होते हैं उसे हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा कार्बन, जस्ट बगल वाला ये भी कार्बन और ये भी कार्बन, इन दोनों कार्बन को हम क्या कहेंगे? अल्फा कार्बन। और उस पे जो हाइड्रोजन लगा होगा उसे हम कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे देखोगे अगर आप, तो ये आपका एक इससे जुड़ा है, एक इससे जुड़ा है, एक इससे जुड़ा है, यानी 3 कार्बन जुड़ा है। और जस्ट बगल वाला ये भी है, ये भी है और यहाँ ये भी है। ठीक है, तो इन से इसमें 3 है, इसमें 2 ही कार्बन था। अच्छा, 3 अल्फा कार्बन है, तो इनमें अगर हम हाइड्रोजन चेक करेंगे तो 3, 3, 6 और 3, 9 अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे आपके 9 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। ठीक, अब जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के। अब ये क्यों होता है? तो उसका रीजन होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे शो किया जाता है? तो देखो, मैं आपको नीचे यही बता रहा हूँ। जैसे CH3 CH और इस पे पॉजिटिव चार्ज था और यहाँ पे CH2, एक हाइड्रोजन को हम अलग करके लिख रहे हैं। ठीक है, होता ये है जब भी कटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन पे अगर हाइड्रोजन होता है तो वो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है। इसे सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस या नो बॉन्ड रेजोनेंस ऐसे करके बोला जाता है। तो देखो, ये जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये इस वैकेंट p ऑर्बिटल से ओवरलैप करके ऐसे बॉन्ड बनाते हैं। अगर ये बॉन्ड बनता है तो नेक्स्ट स्टेप में आपका यहाँ पे CH3 CH और इस CH2 के साथ जो सिग्मा बॉन्ड था अभी वो बन गया पाई बॉन्ड। ठीक है, ये जो हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ मूव हुए। ये वाला इलेक्ट्रॉन तो यही बॉन्ड बनाने के लिए यहां रहा, पर ये वाला इसके पास आया इसके लिए, क्योंकि बॉन्ड बनाने के लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और 2 में से एक तो यहीं पे है, एक इसका वाला आया, तो यहाँ पे तो न्यूट्रल हो गया, बट ये H जैसे है वैसे यहाँ पे पॉजिटिव के रूप में पड़ा रहेगा। तो यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन के साथ हाइपर कॉन्जुगेशन हुआ। सेम काम आपका इन दोनों हाइड्रोजन के साथ भी हो सकता है और इन तीनों हाइड्रोजन के साथ भी हो सकता है। तो आपके पास 3 और 3 6 अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो आपका 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन सकते हैं। ठीक है, तो अगर 6 बनेंगे तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो 6 हाइड्रोजन पे डिस्ट्रीब्यूट होगा कुछ समय के लिए। ये वाला हाइड्रोजन, लेट सपोज कि अगर मैं ऐसे इधर वाला हाइड्रोजन इधर का लिख दूं C, यहाँ पे CH, यहाँ पे नहीं सॉरी पॉजिटिव चार्ज CH2 और मैं ऊपर वाला हाइड्रोजन लिख रहा हूँ, ये जैसे वैसे ही है। अब कुछ समय के लिए जब इधर आएगा तो ये ऊपर वाला जो हाइड्रोजन है उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे ऐसे, तो ये आपका हुआ CH, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज से ये न्यूट्रल हो जाएगा और ये बनेगा CH2 और ऊपर यहाँ पे H पॉजिटिव जैसे था वैसे। तो आप समझ पा रहे होगे कि पहले ये जो वाला हाइड्रोजन था, तीनों हाइड्रोजन एक जैसे ही, हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, बट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि एक बार इस हाइड्रोजन को अगर हमने इधर लिखा है तो उसके कारण हुआ, दूसरा जो ऊपर हमने हाइड्रोजन करके लिखा उसके कारण हुआ, तीसरा जो इस साइड होगा उसके कारण होगा। यानी 3 हाइड्रोजन है तो 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे यहाँ से, फिर 3 यहाँ से। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज गया, कुछ समय के लिए यहाँ पे गया, ऐसे ही कुछ समय के लिए बाकी जो है उन पे भी बटेगा। तो जो भी चार्ज होता है वो जितना ज़्यादा डीलोकलाइज होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो उतना स्टेबल होता है। ठीक है, ये मतलब कहीं भी कॉन्सेप्ट लगाओगे हमेशा सही होता है कि कोई भी चार्ज अगर एक सेंटर पे है तो उतना स्टेबल नहीं होगा, जितना वो पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो तब वो स्टेबल होता है। तो यहाँ पे 6 पे स्टेबल हो रहा, यहाँ पे 9 पे स्टेबल हो रहा, इसलिए हम कहते हैं कि जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी है वो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो स्टेबिलिटी ऑफ, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो जब भी आपको SN1 रिएक्शन देखना होगा तो आप कार्बोकैटायन बनाओगे, और फिर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी अगर आप देख पाओगे तभी आप SN1 रिएक्शन का ऑर्डर बता सकते हो किसमें ज़्यादा होगा या किसमें कम होगा। तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा अगर आप इनको इन दोनों में स्टेबिलिटी पता कर दें, तो सबसे ज़्यादा ये स्टेबल। फिर तो यहीं से एक ऑर्डर आता है कि हम कहते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन जो होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी हम सीधे ऑर्डर लिख रहे हैं, तो 3 डिग्री सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री में भी हमने देखा 9 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन, और CH3Br टाइप का लोगे, जब CH3 पॉजिटिव बनेगा तो उस पर तो कोई नहीं है, पर लेट सपोज अगर CH3CH2 ऐसे ले लिया आपने, CH3CH2Br, तो मैक्सिमम ये जब Br ऐसे जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज बनेगा, तो इसके जस्ट बगल में एक कार्बन अल्फा कार्बन, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो इसके नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 3 है, तो मैक्सिमम यहाँ पे कितने कितने हाइड्रोजन आ सकते हैं, तो इस पे 9 अल्फा हाइड्रोजन आ सकता है, इस पे 6 अल्फा हाइड्रोजन आ सकता है, और इस पे 3 अल्फा हाइड्रोजन आ सकता है। सॉरी, ठीक, तो 9 अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर 6, फिर 3। तो यहीं से जैसे आपने स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन लिखा, वैसे ही हम ये लिख सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा SN1 का, वो भी सेम ऑर्डर को फॉलो करेगा कि सबसे ज़्यादा 9 अल्फा हाइड्रोजन वाले यानी 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री तो देता ही नहीं है, बट अगर ऑर्डर में लगाना हो तो वो पीछे जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन जो होगा, ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा वो आपका 3 डिग्री का सबसे ज़्यादा होगा, फिर 2 डिग्री होगा, और फिर आपका 1 डिग्री होगा। तो ये हम याद रखते हैं। ठीक, तो ज़्यादातर केसेज में आपको मिलता है, बुक्स में डायरेक्ट लिखा होता है कि SN1 रिएक्शन जो होता है वो 3 डिग्री में ज़्यादा होता है, फिर 2 डिग्री होता है, फिर 1 डिग्री होता है। तो उसका रीज़न यही होता है कि हम ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी से जाते हैं कार्बोकैटायन की, और फिर हम डिसाइड करते हैं कि किस में रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, किस में कम होगा। तो ये था आपका SN1 रिएक्शन। जब भी SN1 रिएक्शन देखना होगा, हम कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखेंगे, जहाँ कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, अच्छा, मान लो अल्काइल ग्रुप सेम हो, इफ अल्काइल ग्रुप इज सेम, कार्बोकैटायन सेम बनने लगेगा। अगर अल्काइल ग्रुप सेम होगा तो जैसे मान लो हमने ये केस लिया था, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप सेम हो, यहाँ लिविंग ग्रुप अलग अलग हो, Br हो, आयोडीन हो, फ्लोरीन हो, OTS टाइप टोसाइल ग्रुप हो, या एस्टर ग्रुप हो, कोई भी ग्रुप हो सकता है। फिर हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो यदि यहाँ पे कार्बोकैटायन सेम बन रहा तो फिर डिपेंड करेगा कि लिविंग ग्रुप कितना अच्छा है। तो क्या होगा, इफ alkyl group is same in all compounds, then we will see क्या, लिविंग ग्रुप। ठीक है, तो जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उतना फास्टर रिएक्शन होगा। तो रेट ऑफ SN रिएक्शन जो होगा, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा
एबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप के, एबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप। ठीक, कैसे? जैसे देखो, जैसे हमने मैं आपको बता रहा था यहां पे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हम जब देख रहे थे तो हमने कहा कि ये कार्बोकैटायन बनेगा Br माइनस बनेगा। तो यहाँ पे हमने ये देखा था कि यदि मान लो अल्काइल ग्रुप सब में सेम हो तो जो Br माइनस बने, आयोडीन माइनस बने, फ्लोरीन माइनस बने, तो ये जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा वो उतना जल्दी छोड़ के बाहर चला जाएगा। और यदि छोड़ के बाहर गया और कार्बोकैटायन बना तो रेट ऑफ रिएक्शन जो जल्दी छोड़ के जाएगा, जल्दी कार्बोकैटायन बनेगा तो वो ज़्यादा होगा अच्छा। तो फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इस टाइप का दे रखा हो या दूसरे लिविंग ग्रुप दे रखे हो, फिर हम देखते हैं कि अगर अल्काइल ग्रुप सेम है तो लिविंग ग्रुप कौन सा अच्छा है। अब सारे जो हैलोजेंस होते हैं उनमें ऑर्डर ऑफ जो लिविंग ग्रुप होता है वो देख लो। ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप सबसे अच्छा आपका होता है आयोडीन, I माइनस, I माइनस के रूप में निकलता है। एक्चुअली जो होता है वो आयोडीन होता है लिविंग ग्रुप। फिर आपका होता है ब्रोमीन, फिर आपका होता है क्लोरीन और फिर आपका होगा फ्लोरीन। अब कोई पूछे कि ये लिविंग ग्रुप क्यों अच्छा है, तो उसका होता है स्टेबिलिटी ऑफ, यहां लिख सकते हो आप लिविंग एबिलिटी is directly proportional to stability of anion form on the living group, living group। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि जो नेगेटिव चार्ज लिविंग ग्रुप पे फॉर्म हो रहा वो जितना अच्छा स्टेबल होगा, लिविंग ग्रुप उतने अच्छे से बाहर चला जाएगा। कैसे? स्टेबिलिटी ऑफ एनायन फॉर्म ऑन द लिविंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लिविंग एबिलिटी। आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। अगर कोई पूछे कि इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, किसमें? जब I माइनस यहाँ से जब निकलेगा तो ये किस रूप में निकलेगा? I माइनस के रूप में, नहीं तो Br माइनस के रूप में, नहीं तो क्लोरीन और फिर फ्लोरीन माइनस। अब इसमें कोई स्टेबिलिटी पूछे कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर, तो देखो सबसे अच्छा आपका I माइनस, फिर Br माइनस, फिर Cl माइनस, फिर H माइनस। ये क्यों है? तो आयोडीन का जो साइज होता है वो बड़ा होता है जब, क्योंकि वो 5th वाले पीरियड में आएगा। तो जब आयोडीन का साइज बड़ा होगा तो वो आराम से एक निगेटिव चार्ज को, जैसे लेट सपोज कि ऐसे आयोडीन इतना बड़ा है और फ्लोरीन इतना बड़ा है, तो एक ही निगेटिव चार्ज फ्लोरीन पे भी ऐसे डिफ्यूज होना है और एक ही निगेटिव चार्ज पूरा इतना बड़ा आयोडीन पे भी होना है। तो एक निगेटिव चार्ज इतने बड़े सरफेस पे ज़्यादा अच्छे से स्टेबल होगा कंपेयर टू इतना बड़ा। तो जिसके कारण जो I माइनस है वो ज़्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप है, क्योंकि ये निगेटिव चार्ज को अच्छे से होल्ड करके स्टेबलाइज कर सकता है कंपेयर टू फ्लोरीन या फ्लोराइड आयन। सो आयोडाइड आयन इज मोर स्टेबल देन फ्लोराइड आयन। तो SN1 रिएक्शन में क्या क्या था हमारा? तो फर्स्ट था कि ये कैसे होता है, तो कार्बोकैटायन पहले फॉर्म होता है इंटरमीडिएट, फिर आपका न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है। ठीक है, तो 2 स्टेप में रिएक्शन जाते हैं। फर्स्ट स्टेप आपका रिवर्सिबल होता है, जिसमें हमने दोनों तरफ एरो लगाया था। ये आपका जो फर्स्ट स्लाइड था हमारा, ये स्लो स्टेप होता है, कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, ये रिवर्सिबल नेचर का होता है, वापस भी आ सकता है। सेकेंड स्टेप में आपका न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है। ठीक है, दूसरा था कि रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन R+ पे डिपेंड करेगा। ये जितना अच्छा फॉर्म होगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक उतना अच्छा होगा। ठीक है, दूसरा ये था कि लेट सपोज कि अगर R जो है वो सब में सेम हो, फिर हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो फिर हम X माइनस जो निकल रहा है
उसके बेसिस पे डिफाइन करेंगे। x माइनस जितना अच्छा स्टेबलाइज होगा वो उतना जल्दी बाहर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें और क्या डिस्कस कर सकते हो, तो ये है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ SN1 रिएक्शन। ठीक है, क्या होता है तो देखो, कैसे दिखाते हैं हम, तो ये आपका एनर्जी होता है और इधर आपका होता है रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये रिएक्शन 2 स्टेप में जाता है, तो कुछ इसका इस तरीके से बनेगा ग्राफ। ये आपका रिएक्टेंट है, ये आपका प्रोडक्ट है, तो फाइनल प्रोडक्ट स्टेबल बनता है। ये आपका यहाँ पे इंटरमीडिएट है, तो यहाँ पे क्या है, RX है अल्काइल हैलाइड और रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक पे नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। SN1 रिएक्शन के केस में मैटर नहीं करता कि न्यूक्लियोफाइल किस टाइप का है। ठीक है, जो यूज करते हैं प्रेफर होता है वो ऐसा होता है कि न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल हो या वीक न्यूक्लियोफाइल हो। ठीक, तो सेकेंड यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे आपका ये दोनों इंटरैक्ट करेंगे RX एंड न्यूक्लियोफाइल, फिर आपका बीच में ये आपका ट्रांजिशन स्टेट है, यहाँ भी ट्रांजिशन स्टेट है, ये आपका इंटरमीडिएट है, I से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। क्या बनेगा, इस जगह पे R जो होगा वो आपका कार्बोकैटायन बन चुका होगा और न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक कर रहा होगा, R प्लस और X माइनस, और इसके साथ ही न्यूक्लियोफाइल अगर है तो उसमें प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल इससे ऐड हो जाएगा, R न्यूक्लियोफाइल और X माइनस बाहर हो जाएगा, तो जो इंटरमीडिएट बनेगा वो कटायन बन जाएगा X माइनस, और न्यूक्लियोफाइल अगर रिएक्शन में प्रेजेंट है तो वो पड़ा होगा। ठीक, तो ये आपका एनर्जी डायग्राम है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बोलते हैं इसको। एक्टिवेशन एनर्जी अगर आपको जानना हो तो यहां से ये ये पार्ट जो होगा ऐसे, ये वाला, ये आपका पार्ट जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी EA मान लो, और EA1 कह रहा हूं मैं इसको। ठीक, सेकेंड यहां से फिर से एक्साइट हुआ, तो ये वाला जो पार्ट है इतना, ये है आपका EA2, तो ये EA1 है, ये EA2 है। ठीक है, अगर कोई ये पूछे कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, तो फाइनल प्रोडक्ट का जो एनर्जी है वो कम है, यहां पे है ना ये, और जो आपने रिएक्टेंट लिया था उसकी एनर्जी ज्यादा है, तो फाइनल माइनस इनिशियल एनर्जी जब करोगे तो ये नेगेटिव में आएगा। जब नेगेटिव में आएगा तो इसका मतलब कि जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है, तो ये रिएक्शन जो है वो रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक, ठीक है, इसको डेल्टा जी भी बोला जाता है। ये आपका डेल्टा जी है, और डेल्टा जी जो होगा वो एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, तो EP माइनस E रिएक्टेंट को मैंने ER लिख दिया है, तो EP मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है और ER मतलब कि रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है। तो इससे आप ये निकाल सकते हो जब डेल्टा जी निगेटिव आएगा तो जो रिएक्शन है वो आपका एक्सोथर्मिक है,
अगर ये ऊपर रह जाता तो वो एंडोथर्मिक होता। ठीक है, एक और एस्पेक्ट है, इसके बाद आपका SN1 लगभग खत्म हो जाएगा। वो क्या है? स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट कि SN1 रिएक्शन में कितने टाइप का प्रोडक्ट फॉर्म हो सकता है। तो देखो CH3 C CH3, यहाँ पे Br। नेक्स्ट स्टेप में कोई भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में रिएक्शन जब आप कराओगे तो ये पहले टूटेगा और ये बनाएगा CH3 CH3 और इधर आपका CH3 पॉजिटिव चार्ज एंड Br माइनस। ठीक है, ये जो इंटरमीडिएट बन रहा इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो अगर हाइब्रिडाइजेशन आपको पता हो तो हम स्टेरिक नंबर निकालते हैं, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 S 2 P लेंगे, यानी कि ये जो सेंटर है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। केवल 3 सिग्मा बॉन्ड है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो 1 S 2 P sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 का क्या मतलब है कि ये प्लेनर होगा। अगर इसकी प्लेनर ज्योमेट्री होगी तो ये कुछ इस टाइप का दिखेगा। C यहां पे CH3 ये यहां पे एक CH3 और यहां पे CH3 और जो P होगा यानी पॉजिटिव चार्ज वो वैकेंट है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है। कुछ अगर इसे मान लो समझना हो तो आप ऐसे समझ सकते हो, ऐसे कुछ इस तरीके से कि लेट सपोज कि इस वाले का यहाँ पे बीच में, ये बीच में कार्बन सेंटर है, इसके यहाँ पे CH3 है, एक यहाँ पे CH3 है और एक यहाँ पे C है, और जो P वो ऊपर से ऐसे लोब है, एक नीचे से ऐसे लोब है, एक इधर CH3 है, एक इधर CH3 है और एक यहाँ पे है। तो पूरा ये प्लेनर स्ट्रक्चर, ट्राइगोनल प्लेनर बोलते हैं इसको, तो ये प्लेनर स्ट्रक्चर में है और ऊपर की तरफ एक लोब P का, दूसरा लोब पीछे की तरफ, तो एक पूरा इस तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो ये प्लेनर स्ट्रक्चर में अब जब न्यूक्लियोफाइल आएगा, यहाँ पे जब आप न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराओगे तो 2 पॉसिबिलिटी है। पहला कि ये ऊपर से ऐसे अटैक करे फर्स्ट, या दूसरा नीचे से अटैक करे, दोनों पॉसिबिलिटी है। अगर ऊपर से अटैक करेगा, फर्स्ट वाला फॉलो कर रहे हैं हम कह रहे हैं इसे कि हम यहाँ पे फर्स्ट फॉलो कर रहे हैं। अगर फर्स्ट फॉलो कर रहे हैं तो ये कुछ ऐसे बनेगा, न्यूक्लियोफाइल ऊपर से, यहाँ पे C और इधर CH3, इधर CH3 और यहाँ पे CH3। अगर ये 2 को फॉलो करे फिर क्या बनेगा? अगर ये 1 को ना फॉलो करे, जैसे ऊपर से CH3 आया, सॉरी न्यूक्लियोफाइल आया तो हमने न्यूक्लियोफाइल कैसे ऊपर रखा है, ये बनाया। अगर ये नीचे से आए तो ये पूरा ऊपर की तरफ जाएगा, तो उस केस में आपका C, इधर आपका CH3 और यहाँ पे CH3 और ये हुआ आपका न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो ये 2 आपके स्ट्रक्चर पॉसिबल है। ठीक, दोनों 50-50% बनते हैं। क्यों? क्योंकि 50% चांस है ये प्लेन में ऊपर से आने का, 50% नीचे से आने का, तो ये 50% बनता है और ये भी 50% बनता है। तो इसको हम कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर। क्या कहते हैं इसे? रेसिमिक मिक्सचर। तो जो आपका SN1 रिएक्शन होता है उसमें जो आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलता है वो रेसिमिक मिक्सचर मिलता है। तो ये आपको याद रखना है, 50% अप 50% डाउन वाला। ठीक, यदि ये ऑप्टिकली एक्टिव हुए, जैसे यहाँ पे तो जब स्टीरियो केमिस्ट्री की चर्चा करेंगे तो आपको हम बताया जाता है कि जो कार्बन सेंटर होता है अगर उसके चारों तरफ जो ग्रुप्स लगे हैं वो यदि डिफरेंट हैं तो वो जो सेंटर है वो कायरल सेंटर है, वो जो अगर एक ही कार्बन सेंटर का है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव है। तो यदि मान लो लेट सपोज ये CH3 को मैं चेंज कर दूं, यहाँ पे CH3 कुछ और यहाँ पे कर, मतलब यहाँ पे लेट सपोज फ्लोरीन कर दूं, यहाँ पे क्लोरीन कर दूं और फिर ये अटैक हो तो CH3 न्यूक्लियोफाइल फ्लोरीन क्लोरीन, यानी कि ये सेंटर
कायरल हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। तो ये वाला और ये वाला एक दूसरे के इनएंसोमर पेयर बनते हैं। तो वो जब स्टीरियोकेमिस्ट्री चर्चा करेंगे फिर हम वहाँ बताएंगे, क्योंकि उसके लिए आपको पता करना आना चाहिए कि कब कौन सेंटर स्टीरियो केमिस्ट्री के हिसाब से कायरल सेंटर होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो वो वहाँ पे हम देखेंगे। बट हाँ, ये जरूर यहाँ पे याद रखना है कि जब भी SN1 के थ्रू प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो ऑप्टिकली एक्टिव हो या ना हो ये जरूरी नहीं है, बट 50-50% चांसेज हैं आपको रेसमिक मिक्सचर प्रोडक्ट मिलता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछा जाता है ऐसे ABCD ऑर्डर बना के कि SN1 रिएक्शन में इंटरमीडिएट के थ्रू जाता है एक ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन की दो स्टेप या एक स्टेप में जाता है, तीसरा ऑप्शन की रेसमिक मिक्सचर मिलता है, दूसरा इन्वर्टेड प्रोडक्ट, ऐसे करके ऑप्शन बनाए जाते हैं। तो SN1 में बस इतना ही था कि प्रोडक्ट कैसे बनता है, आपका इंटरमीडिएट फॉर्म होता है या नहीं होता है, ट्रांजिशन स्टेट कैसे जाता है, कितने स्टेप में जाता है, किस पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलता है, तो वो सब हमने चर्चा कर ली। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे, फिर हम आपको SN2 रिएक्शन चर्चा करेंगे। थैंक यू।